आज सिद्धू ने सट में मुंबई से हमारे परम मित्र और वरिष्ठ मित्र और विश्व के प्रवाहों के जानकार दिनेश के वोरा जी जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। हम भाग्यवान हैं, हमारे दर्शक भी भाग्यवान हैं कि आप न्यूज टाइम चैनल पर इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में जो अपडेट देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करे थे कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, मैं सीधा सीधा सवाल पर आता हूं और आप ही बताएंगे, क्योंकि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप अस्खलित रूप से जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि आज तक तो ऐसा चला कि अमेरिका की फौजदारी जमादारी दुनिया पर चलती रही, इजराइल उसका नाजायज बेटा या बेटी जो कहें आप, वो कुछ ना कुछ कुलक्षण करता रहा, मगर अब ईरान उन पर भारी पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या होने जा रहा है? तीसरा विश्व युद्ध होगा या इजराइल मटियामेट हो जाएगा? दिनेश जी। जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया आपका हरि भाई कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर और आपके दर्शकों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पिछले 10 दिनों में क्या कहते हैं ना कि नदियों में पानी बहुत बह चुका है। बहुत कुछ ऐसा हो गया कि अब चीजें घट गई हैं, अब वो वापस नहीं आ सकती। एक आदमी जो नेतन्याहू, उसकी जिद के आगे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड नतमस्तक हो गया और अपना ब्रेन लगाने को, दिमाग लगाने को तैयार नहीं है कि दिस मैन इज ड्रैगिंग यू ऑल इनटू द वर्ल्ड वॉर 3 एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट। लाइक फूल यू आर गोइंग जस्ट। एक पाइड पाइपर होता है ना, जैसे एक आदमी बंसरी बजाता जाता है, पीछे चूहे सारे उसके पीछे आ जाते हैं। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका चूहों की तरह बिहेव कर रहा है इसराइल के पीछे। मुझे लगता है कि दिस इज वेरी अनयूजुअल। वो वेस्ट जो अपने आप को विद्वानों की श्रेणी में मानता है, ह्यूमन बींग्स में अपने आप को उच्च दर्जे का बताता है कि मैं सुपीरियर मैन हूं, उनकी ब्रेन पावर क्या नष्ट हो गई है? उनकी सोच की, विचार की शक्ति क्या खत्म हो गई है कि एक नेतन्याहू जैसा आदमी, जिसे एक सच कहा जाए तो इलाज की जरूरत है, आप उसके पीछे जाके मरने को तैयार हैं? पहले आपने यूक्रेन के चक्कर में अपनी दौलत गवा दी, अपने लोगों की समृद्धि गवा दी, उनकी पीस, शांति गवा दी, और अपनी जिद के चक्कर में कि मुझे किसी को नेस्तनाबूद करना है। लेकिन आप 3.5 साल के अंदर रूस को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए ना, सारे मिलके। पूरा नेटो मिल गया, बचा क्या उसके बाद में? लेकिन नहीं कर पाए आप। जी वहां भी एक पागलपन के लक्षण वाला व्यक्ति था जेलेंस्की, जिसने खुद को भी डुबोया और दूसरों को भी डुबोया। कभी कभी ना हम अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। वो संजू की किताब है आर्ट ऑफ वॉर, जो शायद दुनिया के सारे मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है। एंशियंट बुक है चाइना की। वो बुक अपने आप में नायाब इसलिए है कि उसके अंदर हमेशा ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। सही बात। इजराइल ने वही गलती की। उसके लोग चारों तरफ फैले थे। ईरान में मोसाद के हजारों लोग थे जो उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, जो उसे पल पल की जानकारियां दे रहे थे, जो उसके साइंटिस्ट को मरवा सकते थे, कमांडोज को मरवा सकते थे। लेकिन उसे ये नहीं बता पाए कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल कितनी है। वो उसे ये नहीं बता पाए कि ईरान की पावर कितनी है। वो इसे ये नहीं बता पाए कि उसके अंदर जो मुल्क के हालात हैं, वो हालात तुम्हारे अभी हमला करने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अगर रिवर्स अटैक किया तो तुम कहां जाओगे उसके बाद? मैंने 75 सालों में पहली बार
इजराइल को जंग से भागते हुए देखा है। मैंने पहली बार जंग के बीच में नेतन्याहू को भागकर अमेरिका में ट्रंप के कदमों में पड़ते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते देखे कि कम एंड सेव मी, आई एम इन द आईसीयू राइट नाउ, आई डोंट हैव द वेपन्स, आई डोंट हैव राइट नाउ द सो कॉल्ड डिजायर्ड विल पावर टू डेसिमेट द ईरान। दरअसल क्या था ना, आपके सामने कभी कोई छोटे छोटे प्रॉक्सीज होते हैं, आप मोहल्ले के दादा होते हो, तो किसी को एक थप्पड़ मार दिया, किसी को जाते जाते एक स्टिक मार दिया, तो सब लोग डरते थे। सामने कौन था? हुतीज, हमास, हिजबुल्ला, ये छोटे प्रॉक्सीज हैं, ये कोई आर्मीज थोड़ी हैं। इनके हवाई जहाज जाएंगे, बम बरसाएंगे, वापिस आएंगे। तो इन्हें लगा कि मैं अजेय हो गया, इनविंसिबल हो गया। गली का दादा है ना, बस वही है। अभी तक किसी राष्ट्र के सामने, एक अच्छे राष्ट्र के सामने उसको मुकाबला करने का मौका नहीं मिला था आज तक। और मैं हमेशा कहता था, जिस दिन ये किसी अच्छे बड़े राष्ट्र के सामने, उसकी सेना के सामने आ गया ना, ये आदमी भागता नजर आएगा। वही हुआ। उसने सोचा कि मैं 5 दिन में नेस्तनाबूद कर दूंगा। सर, ये 5 दिन की स्टोरी बड़ी फेमस हो गई सर। सही यही बात। इजराइल था जो कहता था कि मैं गजा को 5 दिन में बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। आज 2.25 साल हो गए, अपने 60 होस्टेजेस आज तक नहीं छुड़ा पाया। और खून की प्यास ऐसी बढ़ी कि आपने ऑफिशियली तो 55,000 और वैसे 1 लाख से ज्यादा आपने मार दिए, लेकिन अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाए। ये 5 दिन, 5 दिन में कहते थे सारे लोग कि रशिया यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। आज 3.5 साल होने को आ गए, कुछ नहीं हुआ साहब। जंग शुरू तो होती है, बंद नहीं होती है साहब। अब ये कहते हैं कि मैं 5 दिन में ईरान को बर्बाद कर दूंगा। आज 8, 9, 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन इन 9, 10 दिनों के अंदर पहली बार इजराइल को लग रहा है कि मेरा वास्ता किससे पड़ गया, ये कौन है जो मेरे सामने आया और जो मुझे रोज मारता है। लेकिन इसने एक चीज पैदा की, वो खमनई जिसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी ईरान के अंदर, और लोग रिजीम चेंज करना चाहते थे, और खास तौर से जिसके लिए 1 हफ्ते 10 दिन से ये नेतन्याहू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि खमनई को मार डालो, खमनई को मार डालो, सड़कों पर निकलो, मेरे प्यारे ईरान के वासियों, आप मेरे दोस्त हो, आप विद्रोह कर दो, पलट कर दो। अचानक से कल सुबह जब रूस की धमकी आती कि हमें सत्ता परिवर्तन मंजूर नहीं है, तो सुर बदल गए। नहीं, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी अपनी जनता सत्ता परिवर्तन करे। हम कौन होते हैं, हमारी पॉलिसी नहीं है। पहली बार ऐसा लगा कि सामने कोई एक नया गोलायत आ गया है। डेविड वर्सेस गोलायत की स्टोरी वापस आ रही है ना, और इस बार का जो गोलायत है वो ज्यादा पावरफुल है, वो डेविड को मार के चला जाएगा। पिछली बार तो डेविड ने गोलायत को मारा था ना, अब गोलायत डेविड को मारेगा। ये सब हो गया सारा का सारा। अब जो सीन निकल के आए ईरान से, अगर आप देखो, वो फोटोग्राफ्स आए हुए हैं जहां पे लोग शोक मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं। 650, 700, 800 लोग मार दिए गए हैं ईरान के। और जब उनके, वो क्या कहते हैं ना, कि जनाजे निकलते हैं और जिस ढंग से वहां पे नारे लग रहे हैं, इसने पूरे ईरान को, जो थोड़ा सा डिसजॉइंटेड था, यूनाइट कर दिया खमनाई के पीछे। आज पूरा का पूरा ईरान और उसका 10 करोड़ आदमी इसराइल और अमेरिका के खून का प्यासा हो गया है। ये जी। सच है, मैं बताऊं, जमीनी सच है। एक बात और बताऊं, ये सिचुएशन इससे पहले 3 वॉर में नहीं थी। लिबिया में नहीं थी, इराक के सद्दाम हुसैन में नहीं थी, सीरिया में नहीं थी, क्योंकि वहां के लोग तानाशाही के खिलाफ थे। लेकिन खमनई तानाशाह तो है, लेकिन खमनई जो है वो सोने के बंगले में नहीं रहता, वो आम जिंदगी गुजारता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड पे बहुत बड़ा है। और अब वो हीरो बन के निकला है। अगर कहीं लैंड फोर्सेस अमेरिका और इसराइल की मिलके 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आ गई, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, भले 25 लाख ईरानियन मर जाए, लेकिन ये उन 3 लाख को लिंच कर देंगे। मैं आपको बताऊं, बोटी बोटी लिंच कर देंगे। इनके कॉफिन ही फिर अमेरिका और इसराइल वापस जाएंगे। ऐसे ऐसे इस समय लोगों का इमोशंस बॉयल कर रहा है। पर्शिया की 5,000 साल की हुकूमत है साहब, उसकी एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है साहब। जी। पर्शिया किसी से हारा नहीं आज तक, ये हकीकत है साहब। जब अमेरिका का जन्म नहीं हुआ था ना, पर्शिया था। जब इसराइल का जन्म नहीं हुआ था, पर्शिया था। आज ये दोनों हैं तो पर्शिया है। कल खुदा ना खास्ता ये दोनों नहीं रहे तो भी पर्शिया रहेगा। ये उसकी महानता की, उस
सिविलाइजेशन की महानता की मिसाल है। और आज पहली बार एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया चीन और रशिया का। दे अनाउंस द यूनाइटेड फ्रंट टुडे। और उन्होंने कहा कि अमेरिका से चेतावनी देकर कहा, अंदर मत आ जाना, अंदर मत आ जाना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगी। पुतिन ने कह दिया वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, मुझे दोष मत देना। ट्रंप अपने बुने जाल में फंस गया। अपने मागा सपोर्टर्स को कहता था कि मैं दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। अब क्या करे? दूसरा, उसने एक और माया जाल फैलाया अपने लिए। मैं तो शांति दूत हूं, मैं तो कबूतर उड़ाने वाला आदमी हूं, तो मैं तो नोबेल पीस प्राइज, चाहता हूं, पीस चाहता नोबेल हूं, मैं प्राइज। जंग में कैसे जा सकता हूं? इधर से हवाई जहाज भर भर के 14 हवाई जहाज कल भेज दिए वहां पर। उनसे कहता है मैं शांति दूत हूं। जर्मनी कहता है मैं शांति दूत हूं, उधर से 2 हवाई जहाज भर के भेज दिए हथियार के इसराइल को। ये शांति दूत है जी। आज की डेट में, इनके मुखौटे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज एक अनाउंसमेंट आता है, इसके साथ में एक और, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज तक की डेट का 10 दिनों का, द बिगेस्ट अनाउंसमेंट टिल डेट। अनाउंसमेंट कम्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब राइट। जो चलता है वो उन्हीं का चलता है साहब। शी जिनपिंग वही करता है जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी का पहली बार स्टेटमेंट आता है, इजराइल इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज। Israel has violated the sovereignty, security and territorial integrity of Iran. उसे युद्ध रोकना होगा, वापस जाना होगा। दूसरी बात जो कही कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेटमेंट में जो आई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इजराइल को लगता है कि उसके साथ अमेरिका खड़ा है और वो जंग में उतर रहा है, तो आज हम अनाउंस करते हैं कि ईरान अकेला नहीं है, मैं जंग में उसके साथ उतर रहा हूं। ये चाइना का अनाउंसमेंट आया है, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। मुझे लगता है कि ये 10 दिनों का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट से शायद एक संकेत जाएगा वॉशिंगटन के अंदर कि भाई समझ जा। इससे पहले जब नेतन्याहू ने, सॉरी, पुतिन ने चेतावनी दी नेतन्याहू को कि देख, बुशर प्लांट के अंदर ईरान में मेरे साइंटिस्ट काम करते हैं, हमला मत कर देना। तो शाम होते होते स्टेटमेंट आ गया नेतन्याहू का, नहीं मैं वहां पे अटैक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लोगों को नहीं मारूंगा। क्योंकि पुतिन ने कहा था उन पर अटैक करना, रशिया पर अटैक करना होगा, रशिया और पर। फिर मैं माकूल जवाब दूंगा तुमको। अब इसराइल को लग रहा है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सर, उसे नॉर्थ लगता कोरिया है, भी है ना, नॉर्थ कोरिया। उसकी सपोर्ट भी आई है। जी। अब मुझे लग रहा है कि ट्रंप को और इसराइल को एक बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और ईरान की मिसाइलों ने तो वैसे ही उसकी हवा निकाल दी है। तो इसराइल का टायर तो पंचर हो चुका है। अब वो सारे के सारे उसके कथन, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं इसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करूंगा। यूनाइटेड नेशन में जाके इसराइल कहता है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, तुम इसे बर्बाद कर दो। मुझे लगता है कि जब पागलपन ज्यादा सर पर सवार हो जाए ना, तो उस पागल का फिर इलाज होना चाहिए। अब इसको किसी हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है नेतन्याहू को, क्योंकि उसको लगता है कि ईरान पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता है। वो क्यों बर्बाद करेगा भाई? वो पीस लविंग लोग हैं, उनको रहने दो, रोटी पानी खाने दो। ऑलरेडी तुमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, आज और सैंक्शन लगा दी। लेकिन ईरान के लिए इन सैंक्शंस का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब साहब, इनका यूनाइटेड फ्रंट बना, तो उधर वॉशिंगटन में मैसेज पहुंच गया, भैया जी बात तो उल्टी हो गई है, आप संभालें। संभाले तो साथ में अनाउंसमेंट हो गया कि जो पाटली सारा का सारा जो हॉर्मस की खाड़ी चल रही है वो बंद होने जा रही है। उसने बोला कि अब तो पूरा ही बंद कर दूंगा। ये पूरा बंद करने का चक्कर आया तो एक नई घटना जो 3 दिन से घट रही थी वो बता दूं, मैंने दूसरे एपिसोड में बात की है कि जी। ऑलमोस्ट 500 700 800 हजार शिप्स जो होते हैं वो पर्शियन बे में, ये बंदर अब्बास के नीचे और बाकी जगह पे आपको मिलेंगे। उन सब के सिग्नल्स जैम हो गए हैं, उनके रडार्स जैम हो चुके हैं, उनके ट्रांसपोंडर्स जैम हो चुके हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक सिस्टम जैम हो चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, वो मैनुअल मोड पे चल रहे हैं अपनी नॉर्मल कंपास लेके। ओ। हालात, हाँ, हालात ऐसे हैं कि उसका कारण क्या है? कारण ये है कि चाइना के 2 स्पाई शिप्स इस समय पर्शियन बे में पहुंच गए हैं।
और वो शिप्स ऐसे हैं जो आप देखोगे बहुत बड़े जायंट शिप्स हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े 4-4 5-5 एंटेना लगे रहते हैं, जो सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने से 1000 मील दूर का जो चीजें सिग्नल से उनको भी कैच कर सकते हैं, जो अपने से ऊपर 36,000 किलोमीटर का सैटेलाइट है उसको भी कैच कर सकते हैं। वो इंडिकेशन हर वो चीज जो है टेलीमेट्री के द्वारा उसको कैच कर सकते हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले जैमिंग स्टार्ट किया है और ईरान को इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है। दो शिप का आने का मतलब है कि हालात खराब है। अब ऑलमोस्ट चाइना के पिछले 4-5 साल से 3 साल से समझ लो, उसके करीब करीब 6 शिप्स रहते हैं हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में। 2 शिप्स तो परमानेंटली उसके बे ऑफ बंगाल में रहते हैं। एक आएगा, एक जाएगा, तो दूसरा रहेगा। एक मालदीव में रहता है, उसका अड्डा है, वहां पर नेवल अड्डा है। और उसके साथ 2 शिप्स उसके रहते हैं ऑलमोस्ट हिंद महासागर में, मॉरिशस, सेशल्स के आसपास रहते हैं वो। नाम होता है कि ये सर्वे शिप्स हैं, लेकिन वो स्पाइंग करते हैं पूरी दुनिया की सारी। प्लस एक और सेंसेशनल न्यूज़ दे दूं आपको मैं। चबहार पोर्ट से गवादर पोर्ट 140 किलोमीटर दूर है। गवादर पोर्ट में नेवल बेस है चाइना का, सबमरीन का भी बेस है। तो 2 घंटे में गवादर पोर्ट से चाइनीज फ्रिगेट्स निकल के और सबमरीन्स जो एटॉमिक सबमरीन्स हैं वो निकल के पर्शियन बे में जा सकती है। चाइना तैयार खड़ा है साहब, इस टाइम बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। और अब इनकी थोड़ी सी रूह कांपनी शुरू हो रही है। और रूस के साथ आने से, यूनाइटेड फ्रंट बनने से हालात नाजुक होते चले जा रहे हैं। हरि भाई। सर, ये आपने कहा कि बे ऑफ बंगाल में वो है और मालदीव के करीब भी है। इसका मतलब कि हम पर भी नजर रखे हुए हैं। 100%। वो तो पहले से हमारा तो कोई शिप्स का मूवमेंट हो या हमारे रॉकेट्स का मूवमेंट हो, मिसाइल्स का मूवमेंट हो, चंदीपुर टेस्टिंग यूनिट है या हमारे सैटेलाइट ऊपर जाते हैं, वो एक एक चीज उसको पूरा का पूरा कैच करता है। वो और तो पूरा का पूरा कैच करता है, वो तो छोड़ता नहीं दुनिया में किसी चीज को सर। अब देखिए, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप के साथ भोज करते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है। आदमी आज की नहीं सोचता है, भविष्य की सोचता है। भविष्य में क्या अमेरिका को पाकिस्तान के बेसिस की मदद की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है? अफगानिस्तान। सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता क्या है? अफगानिस्तान। चाइना और रशिया, वो ईरान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं कि मुझे अरब सागर में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, या पर्शियन बे में जाना है तो कैसे जाऊंगा, वाया ईरान जाऊंगा। जी। यहां पर रशिया पिक्चर में आ जाता है मेन। रशिया हैज लॉस्ट सीरिया फ्यू मंथ्स बैक। अमेरिका ने हथिया लिया उसको, तो अल असद भागा तो रशिया की हार हुई वहां पर। रशिया दूसरा कंट्री नहीं गवा सकता सर। रशिया ईरान को गवाने का रिस्क नहीं ले सकता साहब। और चाइना तो ईरान को गवा ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे हो साहब। और वेस्ट जो है वो ईरान को तोड़ना चाहता है, टुकड़ों में, 3 टुकड़े बढ़ जाएं, 4 हो जाएं, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ना रशिया उसको होने देगा, ना चाइना उसको होने देगा। सबके अपने अपने वेस्टेड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। राइट। अब रही बात कि क्या पाकिस्तान को अमेरिका छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की तो बात छोड़िए, एवर एवरी एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट विल कम एंड दे विल से आई लव पाकिस्तान। मैं आपको या सीधा बता दूं, कहे या ना कहे, बट दे लव पाकिस्तान। देखो, इंडिया की जरूरत किसी को नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। अगर स्ट्रेटेजिकली आप देखो हमारी लोकेशन के हिसाब से, हमारी जरूरत किसी को भी नहीं है सर। अमेरिका जो कहता है क्वाड बना के हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो खुद चीन से करता है वो, तो क्या उसका मुकाबला करेगा? हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी वहां से आते हैं, तुम ऐसे देशों से अपना इंपोर्ट क्यों करते हो? लेकिन फिगर तो कुछ और कह रहे हैं। जो मोदी जी ऊपर से बोलते हैं और जो करते हैं वो तो डायमेट्रिकली अपोजिट है। पता लग रहा है पिछली मई में $8.6 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था चाइना से। मोदी जी के आह्वान के बाद $10.6 बिलियन का इंपोर्ट हुआ चाइना से, 21% बढ़ गया। तो मोदी क्या कह रहे हैं व्यापारियों से? यानी कि जब मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर बनो, यानी कि आत्मनिर्भर चीन को बनाओ, भारत को बनाओ। हाँ, सही बात। वो बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत करो, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो आप जाके। वो ट्रबल में आ रहा है थोड़ा बहुत।
तो चीजें इतनी आसान नहीं है। और ऊपर से ईरान के एम्बेसडर के द्वारा कल ये कथन, इंडिया हैज टू कंडेम इजराइल फॉर इट्स एग्रेशन ऑन ईरान, और इंडिया वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ईरान को त्याग दिया है। एक बात समझ लीजिए पेपर के ऊपर, ये सब बेकार की बातें हैं कि इंडिया ईरान के साथ बैलेंस करके चल रहा है, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज टोटली विद इजराइल राइट नाउ, और वो उसको छोड़ के, लेकिन ये इंडिया का कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना है, क्योंकि आपने सिर्फ ईरान नहीं गवाया है, आपने चबार पोर्ट का 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं गवाया है, आपने अफगानिस्तान में गवा दिया। और जी। आपका जो क्या कहते हैं कि आईएनएसटीसी जो है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, जो चबहार होके सेंट्रल एशिया में जाता है और रशिया में जाता है, आगे यूरोप में जाता है, ये सक्सेसफुल कॉरिडोर है, मैं आपको बताऊं, वाया कैस्पियन सी। तो इतना सक्सेसफुल है ये कि इसको अब डिसरप्ट किया जा रहा है। और अगर ये बाहर आ जाता है तो अब संकट की घड़ी में ईरान के साथ कौन खड़ा है? इंडिया खड़ा है? कहता ही नहीं। इंडिया तो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है यार, ये करने को तैयार नहीं कि भाई तुम इजराइल तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। गजा के हम अंदर गाजा के बारे में भी नहीं बोले, गाजा पर उनके अटैक के बारे में भी नहीं बोले। एक्सप्लेन कर दिया कि हम वहां पे पीस नहीं होनी चाहिए। इंडिया कहता है, ये कहते हैं बुद्ध का देश है, लेकिन मोदी जी तो युद्ध के पक्ष में वोट दे रहे हैं लगातार। और सोनिया गांधी जब निकल के आई है तो अब इनकी बोलती बंद है। उनका लेख आया, उसने कहा आज हाँ, उनका कि लिखा भाई है, यस। हम हमारी सरकार एक के बाद एक ब्लंडर करती चली जा रही है, और हम टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना आज इंडिया में अपराध माना जाता है। आप पैलेस्टाइन का झंडा लेके निकल जाओ, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे हालात पैदा हो गए। बल्कि आपने पैलेस्टाइन की बात कर दी तो लोग आपको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं इस देश में। लेकिन सोनिया गांधी ने चोट तो की है, क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदल के एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल और अमेरिका के कदमों में गिरा हुआ है इस टाइम। हमें समझ में नहीं आता है कि हम ये बेवकूफियां कर क्यों रहे हैं। हमारे तो सदियों से रिश्ते रहे ईरान से, पर्शिया से, हम उसको गवा क्यों रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। और 11 सालों का वो मैजिक, वो मिरेकल, वो चमक, वो लस्टर पिछले 4 महीनों में वैनिश हो गई साहब। खत्म हो खत्म गया, हो गया खत्म। सारा जादू। मोदी का जादू खत्म हो गया। अब वो सामने फ्रंट सीट पे नहीं बैठता, अब उसको पीछे की लाइन में बिठाया जाता है, वहां जाके जा, तेरी कोई वो नहीं है। और देखो, दुनिया में 3 महागुरु बन बन के निकले हैं, एक पुतिन, एक जिनपिंग, और एक है ट्रंप। ये कम से कम बात कह तो सकते हैं। जिनपिंग को पता है कि मेरा सबसे बड़ा धंधा अमेरिका के साथ में $440 बिलियन एक्सपोर्ट है, लेकिन कहता है कि भाड़ में जाए एक्सपोर्ट, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा अगर तूने ये किया तो। भारत में वो हिम्मत नहीं है। सर ऐसा है ना, मेरा एक शब्द है, दुनिया में अगर अपनी स्टैंडिंग बनानी हो ना, अगर आपको महागुरु बनना है, विश्व गुरु नहीं महागुरु, तो आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, सही बैकबोन बात। होनी चाहिए आपके अंदर सर। लेकिन मुसीबत यह है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की बैकबोन है, लेकिन इस सरकार के अंदर बैकबोन नहीं है सर। इस सरकार के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसके पास वो साहस नहीं है कि वो कह सके कि मैं इजराइल की इस नाजायज सो कॉल्ड आक्रमण का विरोध करता हूं। ये हिम्मत नहीं है इस आदमी की। जब आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, तो अपने आप को विश्व गुरु भी मत बोलो, और सबको क्या कहते हैं महागुरु भी मत बोलो। और आज क्या कहते हैं योगा डे के ऊपर जो बात कर रहे हो, हम तो विश्व शांति की बात करते हैं, तुम विश्व शांति की नहीं, तुम युद्ध की बात करते हो। तुम यूनाइटेड हाँ, नेशन में जाके एक एग्रेसर इजराइल का साथ देते हो। तुम शांति की बात नहीं करते। शांति के लिए तो ईरान खड़ा था, तुमने ईरान का साथ नहीं दिया। इन एक्चुअलिटी मैंने कहा ना कि मोदी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये कहते हैं कि इंपोर्ट कम करो, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा करो वहां से। जब मोदी कहते हैं कि हम बुद्ध की बात करते हैं, ये बुद्ध की बात नहीं करते, ये युद्ध की बात करते हैं। युद्ध दैट की इज द बात कर। डायमेट्रिकल अपोजिट रियलिटी ऑफ मिस्टर मोदी गवर्नमेंट। बुजदिल हम नहीं है, 140 करोड़ लोग बुजदिल नहीं है, हमारी सेना बुजदिल नहीं है, हम सारे बहुत ज्यादा बहादुर हैं, साहसी हैं। सेना भी साहसी है हमारी, हमारे हिंदुस्तानी भी साहसी हैं। अगर कोई बुजदिल है तो ये सरकार है। सरकार इस देश के लायक नहीं है, इसे जाना चाहिए यहां से, और लोगों को पहचानना चाहिए ये सरकार आपकी अस्मिता और आपकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती है। हरी भाई। सर, आज आपने यानी एक जिस प्रकार से स्टिमुलेट किया, प्रजा में वो रीढ़ की हड्डी है,
मगर इनमें नहीं है, सरकार में नहीं है। हमें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि जिस प्रकार से भारत की आज अवस्था है, और हमारी पूर्व नीतियां, मेरे ख्याल से नेहरू की नॉन अलाइन मूवमेंट उसकी ओर वापस जाना चाहिए था, बजाय उसके हम इजराइल के उसके जैसे कि उसके पिट्ठू बन के अभी चल रहे हैं, अमेरिका के पिट्ठू बन के चल रहे हैं। हम कहीं के नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से, यानी हमारे सरकार की बात करें तो। आपने जो जानकारी दी, आपने जो विश्लेषण किया, ये और कोई नहीं कह सकता, ये मैं फिर से दोहराता हूं। और चूंकि आप केंद्र सरकार में रहे हैं और आप अंदर की बातें भी बहुत जानते हैं, आपका अनुभव भी, अनुभव का ये निचोड़ आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी दिनेश जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू हरि भाई, थैंक यू हरि भाई। नमस्कार।